हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीवर सिरोसिस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लीवर सिरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का ये डिसऑर्डर है। नाउ लीवर सिरोसिस नेम से क्लियर है, लीवर में सिरोसिस होना। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर के जो टिश्यूज हैं, जो कि हेल्दी टिश्यू कैसे होते हैं, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर के टिश्यू हैं वो हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और आप बोल सकते हैं कि वो फाइब्रस टिश्यू में चेंज हो जाते हैं या फिर स्कार टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। तो लीवर सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस मीन्स परमानेंट स्कारिंग ऑफ द लीवर। सो सबसे पहले ये जो लीवर सिरोसिस, ये जो कंडीशन है, इसमें जो लीवर के जो टिश्यू है ये क्या, इनमें क्या हो जाती है? स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग क्या होता है? जब कोई भी टिश्यू में इंजरी होती है तो उसके बाद टिश्यू जब हील करता है, मतलब जब टिश्यू ठीक होने लगता है, तो वो जो टिश्यू है वो स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो टिश्यू हील तो करता है, उसके जो फंक्शन है जैसा नॉर्मल टिश्यू का था वो पूरा नहीं कर पाता, थोड़े फंक्शन उसके रिड्यूस हो जाते हैं। तो हीलिंग के बाद जो टिश्यू बचता है उसको स्कार टिश्यू कहते हैं। तो लीवर में भी काफ़ी लंबे टाइम से बार बार लॉन्ग टर्म डैमेज के कारण क्या होता है कि परमानेंट स्कारिंग हो जाती है, परमानेंट उसके टिश्यू स्कार में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले लीवर सिरोसिस क्या है? परमानेंट कंडीशन है। मतलब जब कोई पेशेंट लीवर सिरोसिस की स्टेज पर आ जाता है, उसका जब लीवर सिरोसिस की स्टेज पर आ जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। वो जो टिश्यू एक बार परमानेंट स्कार टिश्यू में बदल गया वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता, इसलिए इसको परमानेंट कहते हैं। मतलब ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है लीवर सिरोसिस की। नाउ ये क्या है? लॉन्ग टर्म डैमेज। लॉन्ग टर्म मतलब क्रॉनिक टाइम से। ये नहीं कि एकदम लीवर में लीवर सिरोसिस हो गया, मतलब कि एकदम से लीवर के जो टिश्यू है वो परमानेंट हार्ड नहीं हो जाते। काफी लंबे टाइम से, लॉन्ग टर्म से लीवर पर क्या हो रही है? कांस्टेंट इंजरी हो रही है या फिर कांस्टेंट उसके टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से लीवर के जो टिश्यू हैं वो हील करते हैं और हील करने के बाद वो स्कारिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा से टिश्यू डैमेज होते हैं, फिर दोबारा हील करते हैं, फिर स्कार हो जाता है। तो परमानेंट स्कारिंग ऐसे धीरे धीरे लंबे टाइम से चली आ रही है, लंबे टाइम से डैमेज हो रहा है लीवर के टिश्यूज में, और लास्ट में वो जो हेल्दी टिश्यू है वो रिप्लेस किससे हो गया? स्कार टिश्यू से या फिर फाइब्रस टिश्यू से। अब लीवर हमें पता है कि उसमें रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन क्योंकि लंबे टाइम से ये डैमेज चला आ रहा है, लीवर के ऊपर कांस्टेंट इंजरी हो रही है, कांस्टेंट उसके ऊपर डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से ये परमानेंट कंडीशन आती है जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। तो ये क्या है? एंड स्टेज है क्रॉनिक लीवर डिसीज की। मतलब लंबे टाइम से क्रॉनिक कंडीशन है ये, क्रॉनिक टाइम से लीवर पर कोई डिसीज हो रही है, और लीवर सिरोसिस कब होता है? एंड स्टेज पर होता है, वेयर नॉर्मल हेल्दी लिवर सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस या फिर स्कार टिश्यू। तो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल जो टिश्यू होते हैं लीवर के, मतलब लीवर के नॉर्मल सेल्स कौन से? हिपैटोसाइट्स। वो किस में चेंज हो जाते हैं? फाइब्रस टिश्यू में या फिर स्कार टिश्यू में। फाइब्रस या फिर स्कार। स्कार मैंने आपको बता दिया कि हीलिंग के बाद जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है? हार्ड टिश्यू होता है। फाइब्रस का भी मतलब क्या है? हार्ड। तो फाइब्रस का यहाँ पर क्या मतलब है? जो कोलेजन फाइबर्स है वो वहाँ पर आते हैं, और कोलेजन फाइबर्स ये क्या बनाते हैं? हार्ड टिश्यू बनाते हैं। नॉर्मल टिश्यू कैसा होता है? फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, जबकि जो लीवर का जो लीवर सिरोसिस में जो टिश्यू आता है वो स्कार टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो हार्ड हो जाता है, वो टिश्यू हार्डनिंग होती है, उसमें स्टिफनेस होती है, और साथ में ही जो उस टिश्यू के जो फंक्शन है, लीवर के जो फंक्शन नॉर्मली हो रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। एंड लीवर लूजेज इट्स एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, और लीवर अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता। तो एक सेंटेंस में बात करें तो लीवर सिरोसिस क्या है कि लीवर के जो हेल्दी टिश्यू है वो परमानेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्कार टिश्यू में या फिर फाइब्रस टिश्यू में, जो कि हार्ड होते हैं। हार्ड टिश्यू में लीवर कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में यहाँ पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्यूलर टिश्यू हो जाते हैं। जैसे जब लीवर पर कोई इंजरी होती है, बार बार इंजरी होती है, तो वो हील होने का ट्राई करता है, तो वहां पर क्या बन जाते हैं? नोड्यूल्स बन जाते हैं। इस टाइप के नोड्यूल्स बन जाते हैं हीलिंग की वजह से, बार बार हीलिंग और स्कारिंग की वजह से। तो लास्ट में लीवर सिरोसिस में क्या होता है? हार्ड टिश्यू हो जाता है, साथ में ही नोड्यूलर टिश्यू हो जाता है। तो ये हेल्दी लीवर है, ये स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज है। फिर आता है फैटी लीवर। अब फैटी लीवर क्या होता है? लीवर में 5 to 10% फैट जो है नॉर्मली रहता ही है, प्रेजेंट रहता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है किसी वजह से, जैसे कि अल्कोहल
की वजह से भी हो सकता है, जिसको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं। तो अल्कोहल क्या करता है, फैट के ब्रेकडाउन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन या फिर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। अब नॉन अल्कोहलिक क्या होता है कि जो कि अल्कोहल जिसका कारण नहीं है, क्या कॉज हो सकता है उसका, ओबेसिटी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, जिसकी वजह से लीवर में फैट का बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि लीवर क्या करता है, यूजुअली फैट का ब्रेकडाउन करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, लेकिन जब लीवर में इंजरी होती है तो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, फैट का ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर में फैट का बिल्डअप इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी अर्ली स्टेज होती है फैटी लीवर डिसीज, ये रिवर्सिबल होती है। अगर यहाँ पर लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, जैसे कि अल्कोहल छोड़ दी जाए या ओबेसिटी डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए, तो ये रिवर्स हो जाता है, दोबारा से जो लीवर है वो रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद क्या आता है, लीवर फाइब्रोसिस, एंड उसके बाद क्या आता है, सिरोसिस। अब सिरोसिस जो कंडीशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिरोसिस का जो ग्रीक में मतलब क्या होता है कि जो कलर येलो या फिर टैन कलर होना, ब्राउन येलो कलर होना। नॉर्मली जो लीवर है वो हेल्दी दिखता है, लेकिन जब सिरोसिस हो जाती है तो वो ब्राउनिश येलो, जैसे कि टैन हो जाती है स्किन, वैसा कलर दिखता है लीवर का। तो ग्रीक में इसका जो वर्ड का जो मतलब है सिरोसिस का, वो किरोसिस है, और किरोसिस का मतलब क्या होता है कि टैन कलर का दिखाई देना लीवर। तो देखो यहाँ पर सिरोसिस में लास्ट में क्या हो रहा है कि जो लीवर है उसका कलर चेंज हो गया, टैन ब्राउनिश कलर हो गया है, साथ में ही उसमें क्या हो गया, ये नोड्यूल्स आ गए हैं, और लीवर का जो टिश्यू है वो क्या हो गया है, हार्ड हो गया है, मतलब स्कार टिश्यू या फिर फाइब्रस टिश्यू हो गया है। अब यहाँ पर ये रिवर्सिबल नहीं है, यहाँ पर ये इरिवर्सिबल है। तो ये डिपेंड करता है कि लीवर सिरोसिस की कौन सी स्टेज है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, कुछ टिश्यू जो है परमानेंट उसमें फाइब्रस बन जाता है, और कुछ टिश्यू स्टिल काम करता है लीवर का। और अगर एंड स्टेज लीवर सिरोसिस है तो उसमें मोस्टली जो लीवर का जो टिश्यू है वो फाइब्रस टिश्यू बन जाता है या फिर स्कार टिश्यू बन जाता है, जो कि अब लीवर क्या है, फंक्शन नहीं कर पाता। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि लीवर के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद हमें पता लगेगा कि जब लीवर में सिरोसिस हो गया, मतलब लीवर के जो टिश्यू हैं वो हार्ड हो गए, तो वो अपना फंक्शन बंद, कौन कौन से फंक्शन बंद करेंगे। तो लीवर के नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या है, लीवर बाइल को बनाता है। अब ये बाइल क्या करता है, ये लीवर बनाता है और इसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। अब ये बाइल किसके डाइजेशन में काम आता है, फैट की डाइजेशन में काम आता है, चाहे वो फैट है चाहे फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो इनकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कब होगी, फैट या फिर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की, जब बाइल बनेगा। और अगर लीवर में सिरोसिस हो गया तो बाइल की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो फैट और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स का ना तो डाइजेशन होगा ना ही एब्जॉर्प्शन होगा। इसलिए फैट का क्या होगा, जब डाइजेशन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो फैट का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा लीवर में, जिसके कारण क्या होता है, फैट का इंक्रीज लेवल हो जाता है बॉडी में, और स्टूल्स में भी फैट आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटोरिया बोलते हैं। और जो वाइटामिन्स जो कि फैट सोल्यूबल है, ए, डी, ई, के, जब इनका डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इनका जो लेवल है बॉडी में वो भी कम हो जाएगा। जैसे विटामिन डी का लेवल कम देखने को मिलता है सिरोसिस में, इन सभी विटामिन्स का, विटामिन के का लेवल कम देखने को मिलता है। तो विटामिन के कम होगा तो क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इजिली ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी में। अब उसके बाद आता है रिमूव टॉक्सिन्स एंड मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा लीवर का क्या फंक्शन है, डिटॉक्स करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उससे डिटॉक्स करना, मतलब कि वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे, डिटॉक्स करके देन हमारे सिस्टम में भेजना। अल्कोहल को डिटॉक्स करता है, जो भी मेडिसिन होती हैं वो लीवर में जाती हैं, देन वो डिटॉक्स होती हैं, उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम होती है। तो ये लीवर का फंक्शन है। और अगर लीवर में सिरोसिस होती है तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी, टॉक्सिन्स का बिल्डअप बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। अब एक और टॉक्सिन है जैसे कि अमोनिया, जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर में, और ये यूरिया जो है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू। बट जब लीवर काम नहीं करता, सिरोसिस हो जाता है, लीवर का फंक्शन रिड्यूस हो गया, तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और अमोनिया का बिल्डअप भी इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जो कि अगेन एक टॉक्सिन है। अमोनिया का बिल्डअप इंक्रीज होने से वो ब्रेन में एंटर हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, जब ब्रेन में वो एंटर होता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, कोमा में जा सकता है पर्सन।
अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म करता है कैसे? तो क्या होता है, जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है। तो अगर लीवर सिरोसिस हो गया तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर नहीं हो पाएगा। अगर ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर नहीं हो पाता तो जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर ही नहीं हुआ लीवर में, तो एनर्जी कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी करता है। अगेन मैंने आपको बताया था कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और अमोनिया कहां से आ रहा है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से आ रहा है। और अगर लीवर का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है, और वो ब्रेन में एंटर हो गया तो क्या हो सकता है? हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकता है, ब्रेन में ही एंटर हो सकता है अमोनिया, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अगेन फैट्स का मेटाबॉलिज्म, फैट्स का कैसे करता है? ये फैट्स के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है ताकि फैट जो है वो रिलीज हो सके, लेकिन अगर ये नहीं हो पाता तो फैट्स जो है बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको फैटी लिवर डिसीज भी बोलते हैं। जैसे कि अगर इसका फंक्शन रिड्यूस हो जाता है तो फैट्स जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं लीवर में, और अगर फैट्स नहीं निकलते और अगर फैट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में तो ये स्टूल्स में भी पास होते हैं फैट्स, जिसको स्टेटोरिया कहते हैं। स्टोर्स वाइटामिन, वाइटामिन ए, डी, B12 को भी लीवर स्टोर करता है, और अगर लीवर का फंक्शन रिड्यूस हुआ तो ये वाइटामिन स्टोर नहीं होंगे, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, वाइटामिन ए एंड डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। आयरन को स्टोर करता है, कॉपर को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। वही अगेन जो कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है लीवर, ताकि जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़े तो ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो अगेन एनर्जी नहीं मिल पाएगी बॉडी को। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा लीवर ही प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर लीवर का फंक्शन रिड्यूस होगा तो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं होगा। एल्ब्यूमिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है, मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। इसका मतलब है कि ब्लड वेसल से जो फ्लूइड है वो लीक होकर टिश्यूज में नहीं जाता, वो ब्लड वेसल्स में ही रहता है एल्ब्यूमिन की वजह से। लेकिन लिवर सिरोसिस में क्या होगा? एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से निकलकर कहाँ आ जाएगा? टिश्यूज में जाएगा, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? लेग्स में एडीमा देखने को मिलता है, बॉडी में एडीमा देखने को मिलता है। तो जो फ्लूइड है वो लेग्स में शिफ्ट हो जाता है, तो लेग्स जो है बहुत स्वॉलन दिखती है, उनमें एडीमा हो जाता है। एंड क्लोटिंग फैक्टर, इसके अलावा लेग्स में तो एडीमा देखने को मिलता ही है, एब्डोमेन में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। देन क्लोटिंग फैक्टर से ये बनाता है लीवर, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से क्लोटिंग फैक्टर? फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, जिससे ब्लड क्लोट होता है। लिवर सिरोसिस में क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर रिड्यूस हो जाते हैं और ब्लीडिंग ईजिली हो सकती है। कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। यूरिया किडनी से एक्सक्रीट होता है, जिससे क्या होता है? हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी नहीं होती, लेकिन लिवर सिरोसिस में ये फंक्शन नहीं हो रहा, तो अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी हो रही है। लीवर कन्वर्ट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू अनकॉन्जुगेटेड, आरबीसीज के ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन निकलता है, और ये बिलीरुबिन को फैट सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल कौन बनाता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर कॉन्जुगेटेड से अनकॉन्जुगेटेड कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और जब लीवर का फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, सिरोसिस होगा, तो ये बिलीरुबिन क्या है? बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, ये वाटर सोल्यूबल नहीं बनेगा, यूरिन के थ्रू नहीं पास होगा बॉडी से, ये बॉडी में ही इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस क्या होता है? बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो गया और स्किन का कलर, आईज का कलर ये येलो हो गया। अब इम्यून डिफेंस, इसमें क्या है? एक तो ये प्रोटीन्स भी बना रहा है जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, साथ में ही ये इनमें कुफर सेल्स होते हैं। कुफर सेल्स क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस की तरह होते हैं, जो कि डेड सेल्स को खाते हैं, जो भी बैक्टीरिया है उनको किल करते हैं। अब आपने ये सारे फंक्शंस पढ़ लिए, अब क्या है? आपको समझ आ गया कि अगर लीवर सिरोसिस होगा तो ये सारे फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन। लिवर सिरोसिस में पोर्टल हाइपरटेंशन। अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा लीवर है। अब लीवर में क्या है? दो मेन वेन्स हैं, एक है ये पोर्टल वेन और एक है हिपैटिक वेन।
तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वेन्स हैं। अब ये जो पोर्टल वेन है ये ब्लड को लेकर आती है लीवर में, तो ये ब्लड को लीवर में लेकर आती है। अब ये पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड को लेकर आ रही है? ईसोफेगस से लेकर आ रही है, स्टमक से लेकर आ रही है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे लेकर आ रही है, मेनली ईसोफेगस से। और ये किससे कनेक्टेड है पोर्टल वेन? ये स्प्लीन से भी कनेक्टेड है, तो स्प्लीन से भी ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन से ये कनेक्टेड है? स्प्लीन से कनेक्टेड है पोर्टल वेन, इंटेस्टाइन जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ गई, मेनली ईसोफेगस, स्टमक से। ओके, तो इनसे ब्लड लेकर आ रहा है, इंटेस्टाइन से मेनली। क्यों लेकर आ रहा है ये लीवर में? जैसे कि मैंने आपको लीवर के फंक्शन बताया कि एक तो ये मेटाबॉलिज्म करेगा न्यूट्रिएंट्स का, फैट्स का, कार्ब्स का, प्रोटीन्स का, प्लस साथ में ही जो भी ब्लड में प्रेजेंट है टॉक्सिन्स उनको डिटॉक्स करेगा, उनको रिमूव करेगा। जैसे कि अगर अल्कोहल है ब्लड में या फिर कोई भी मेडिसिन है तो उसको डिटॉक्स करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, और जो भी फैट्स प्रोटीन्स यूज़ के लिए हैं उनको प्रोसेस करेगा। तो ये मेनली ब्लड में से ये कर रहा है, इसलिए ये ब्लड क्या आता है? पहले लीवर के पास आता है डिटॉक्स होने के लिए। फिर उसके बाद ये जो ब्लड है जब ये डिटॉक्स हो जाता है, वैसे ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ही है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नहीं हो रहा है यहाँ ब्लड सिर्फ डिटॉक्स हो रहा है। और क्या हो रहा है? इनमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब यूज होंगे यहाँ से। और जब ये सब हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा ये ब्लड लीवर में से, तो फिर ये ब्लड हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में जाएगा और हार्ट में चला जाएगा ये ब्लड। तो यहाँ पर आपने क्या समझना है? पोर्टल वेन ब्लड लेकर आई है इंटेस्टाइन से, स्टमक से, और ये स्प्लीन से भी कनेक्टेड है। अब लीवर सिरोसिस में क्या होता है? लीवर सिरोसिस में मैंने बताया कि ये जो सारे जो टिश्यू हैं लीवर के, ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। हार्ड से मेरा मतलब क्या है? स्कार टिश्यू हो गए हैं और फाइब्रस टिश्यू हो गए हैं। तो इजी समझाने के लिए मैं आपको बोलूंगी कि ये टिश्यू हार्ड हो गए हैं और ये अपना फंक्शन अच्छे से नहीं करे। और ये जो लीवर के अंदर जो चैनल्स हैं जिनको साइनोसॉइड्स बोलते हैं, ये भी हार्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है? ये जो पोर्टल वेन से ये जो ब्लड आ रहा है ये अच्छे से आगे लीवर तक नहीं जा पाता, ये इस वेन से पास नहीं हो पाता, क्योंकि जो साइनोसॉइड्स इसके अंदर है लीवर के अंदर वो भी हार्ड हो गए हैं, तो ब्लड आगे पास नहीं हो रहा। हार्डनिंग होने से क्या हो रही है कि वो नैरो हो गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड आगे पास नहीं हो रहा, ब्लड ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? पोर्टल वेन में ब्लड का प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है, क्योंकि ब्लड आगे लीवर में नहीं जा पा रहा, क्योंकि लीवर के सेल्स भी क्या हो गए? स्टिफ हो गए, जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पोर्टल वेन में प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा ब्लड का इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड का प्रेशर पोर्टल वेन में इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर अगर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड क्या होगा? बैकफ्लो होगा। बैकफ्लो कहाँ पर होगा? जहाँ से ब्लड आ रहा है, तो इंटेस्टाइन में बैकफ्लो होगा, स्टमक में बैकफ्लो होगा, स्प्लीन में बैकफ्लो होगा ब्लड। तो क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब होती हैं ब्लड के बैकफ्लो होने के कारण और पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण पहली चीज़ क्या होती है कि इंटेस्टाइन की जो वेन्स हैं वो स्वॉलन हो जाती हैं, उनमें वो फूल जाती हैं, क्योंकि ब्लड जो है पीछे की तरफ अब वापस जा रहा है। और इसकी जो स्मॉल वेन्स होती हैं इंटेस्टाइन की, स्पेशली जो ईसोफेगस की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, वो स्वॉलन हो जाती हैं, और अगर वो और स्वॉलन होती हैं तो वो बर्स्ट भी कर सकती हैं, फट भी सकती हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेराइसिस बोलते हैं, ईसोफेजियल वेराइसिस। तो ईसोफेगस की जो वेन्स हैं वो स्वॉलन हो जाती हैं। अब ये जो वेन्स है वो स्वॉलन क्यों हो रही है? पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण, क्योंकि पोर्टल वेन में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, ब्लड ने अल्टीमेटली कहाँ जाना है? हार्ट में जाना है लीवर से होके। तो इसलिए अब ब्लड जो है दूसरा रास्ता ढूंढता है हार्ट में जाने के लिए, तो वो ईसोफेगस की वेन ढूंढता है, स्टमक की वेन्स ढूंढता है, या फिर जो लोअर इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है, जैसे कि रेक्टम हो गया, एनल पार्ट हो गया, वहां पर वेन्स फूल जाती हैं, जिनको हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? वेराइसिस। वेराइसिस मतलब वेन्स का फूलना। कौन सी वेन्स का स्वॉलन होना? ईसोफेगस की, रेक्टम और एनस की। तो वो क्या करती है? हेमरॉइड कोज करती है, जो कि बर्स्ट हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है? स्प्लीन में जब ब्लड बैकफ्लो जाता है तो स्प्लीन का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमेगैली।
तो ब्लड वापस जा जाके बैकफ्लो होके स्प्लीन का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, जिसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। अब स्प्लीन का नॉर्मल फंक्शन क्या है, जो भी डेड और वॉर्न आउट सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना। तो जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो ये ज़्यादा ब्लड को ट्रैप करती है। जब ये ज़्यादा ब्लड को ट्रैप करेगी तो ये मेनली यहाँ पर क्या करती है, ब्लड सेल्स को मारना स्टार्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ब्लड सेल्स उसी में ट्रैप हो जाते हैं। और मेनली यहाँ पर प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो प्लेटलेट्स का लेवल क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है प्लेटलेट का लेवल। प्लेटलेट कम होंगे तो ब्लीडिंग होगी, तो लो प्लेटलेट हो रहे हैं, यहाँ पर ब्लीडिंग कम हो रही है, क्लोटिंग फैक्टर्स वैसे ही कम बन रहे हैं, तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट्स के अलावा जो दूसरे ब्लड सेल्स हैं जैसे कि WBCs, RBCs, उन पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो ये यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन समझना बहुत ज़रूरी था। इसकी वजह से ही क्या होता है कि जो पर्सन की जो बेली है, स्टमक एब्डोमेन एरिया है, उस पे जो वेन्स हैं वो फूली हुई नज़र आती हैं, ऊपर से वो ऐसे स्पाइडर लाइक दिखती हैं और बल्ज हुई दिखाई देती हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी इसकी पढ़ लेते हैं। लीवर सेल्स आर डैमेज अगेन एंड अगेन, बार बार डैमेज हो रहा है, लॉन्ग टर्म इंजरी हो रही है, तो लीवर सेल इंजरी होगी सबसे पहले, काफ़ी लंबे टाइम से। हीलिंग होती है, अब जो लीवर सेल्स है वो हील करते हैं, बार बार हील होने से क्या होता है, वहाँ पर स्कार टिश्यू बन जाता है जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो कि मेनली कोलेजन फाइबर्स होते हैं। हेल्दी लीवर क्या होता है, हार्ड, स्टिफ और नोड्यूलर बन जाता है, नोड्यूल्स उसमें बन जाते हैं और ये परमानेंट होता है। स्कार टिश्यू ब्लॉक्स ब्लड फ्लो इन लीवर, स्कार टिश्यू फ्लेक्सिबल उतना नहीं होता, तो इसलिए जो भी ब्लड आ रहा है लीवर में वो ब्लॉक हो जाता है, इतना अच्छे से नहीं आ पाता। लीवर रिसीव ब्लड फ्रॉम, कहाँ से लीवर ब्लड रिसीव करता है, इंटेस्टाइन से, थ्रू पोर्टल वेन, और मेनली इसोफेगस से रिसीव करता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके, उनको मेटाबोलाइज कर सके यूज के लिए, और साथ में ही डिटॉक्स कर सके ब्लड को। तो जो भी स्मॉल चैनल्स होते हैं जिनको साइनोसॉइड्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ये क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं स्टिफनिंग के कारण, जिसकी वजह से पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है और पोर्टल हाइपरटेंशन अभी हमने देखा हो जाता है। इससे क्या होता है, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाता है, वेरिसेस हो जाता है, जो कि वेन्स जो है वो बल्ज आउट हो जाती है, स्वॉलन हो जाती हैं और ब्लीडिंग भी कर सकती है। एसाइटिस हो जाता है, मतलब कि जो फ्लूइड है वो बैकअप हो रहा है, तो एब्डोमेन एरिया में या फिर एब्डोमेन में जो फ्लूइड है उसका बिल्डअप हो जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, मतलब बेली में पानी भर जाता है। इसका ये भी रीजन है, प्लस साथ में एल्बुमिन का जो लेवल है वो भी कम हो रहा है। तो एल्बुमिन क्या है, ब्लड वेसल्स में फ्लूइड को बना के रखती है, वो नहीं बन पाता तो टिश्यू में लीक होता है फ्लूइड, उसका रीजन भी है एसाइटिस होना। देन है हेमोरॉइड्स, जो भी रेक्टम और एनल एरिया में जो स्मॉल वेन्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, स्वॉलन हो जाती है, जिसको हेमोरॉइड्स बोलते हैं, और वो भी ब्लीड कर सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है, लीवर प्रोटीन नहीं बना पाता, कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, जिससे फ्लूइड लीक होता है, जिससे एडिमा या फिर एसाइटिस होता है। तो लेग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड देखने को मिलता है लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट को। क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते, जिससे इजी ब्लीडिंग हो सकती है। बिलीरुबिन प्रोसेस नहीं हो पाता, जिससे जॉन्डिस होती है। टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो पाते, अमोनिया का बिल्डअप होता है, जिससे हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी होता है। तो फाइनल स्टेज और एंड स्टेज जो है लीवर सिरोसिस की, उसमें क्या होता है, लीवर श्रंक हो जाता है, क्योंकि लीवर का जो फंक्शन है वो नहीं रहा, लीवर के टिश्यूज फंक्शन नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे लीवर का साइज श्रंकन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लीवर नोड्यूलर हो जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर फेलियर। और लीवर फेलियर का ओनली ऑप्शन क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट लेना, क्योंकि लीवर फेलियर परमानेंट है, ये दोबारा से ठीक नहीं होगा। कोजेस क्या होते हैं इसके, सबसे फर्स्ट कोज है अल्कोहलिक लीवर डिसीज, सेकंड कोज है वायरल हेपेटाइटिस। ये दोनों जो कोज है ये सबसे कॉमन कोजेज हैं इंडिया में, एंड इवन आप ये भी बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो अल्कोहलिक लीवर डिसीज नेम से क्लियर है, अल्कोहल की ज़्यादा कंजप्शन करना, और अल्कोहल क्या करता है, लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, फैट के ब्रेकडाउन को कम करता है, जिससे लीवर में क्या है, फैट का बिल्डअप होता है, जिसको फैटी लीवर डिसीज या फिर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज भी बोल सकते हैं। तो ये अल्कोहल लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से, काफ़ी लंबे टाइम से अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो वो लीवर सिरोसिस कर सकता है। वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी होने के बाद क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, कि अगर उसके इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया गया और लंबे टाइम से लीवर के सेल्स में क्या हो रही है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रही है, तो क्या होगा कि सिरोसिस हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज,
नॉन अल्कोहलिक, इसमें अल्कोहल नहीं होता, लेकिन स्टिल ये फैटी लीवर डिसीज है। वो कैसे होता है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सभी क्या करते हैं, फैट का बिल्डअप करते हैं लीवर में। और लीवर में क्या होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज होती है। जब लीवर में फैट का बिल्डअप होता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, लीवर के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। बिलियरी कोजेस, अब ये क्या है, लीवर जो है बाइल बनाता है और लीवर बाइल कहाँ भेजता है, गॉल ब्लैडर में भेज देता है। तो लीवर बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में बाइल भेज रहा है, और अगर उस बाइल डक्ट में ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो लीवर में जो बाइल बन रहा है वो गॉल ब्लैडर में नहीं जा पाएगा, तो बाइल लीवर में ही इकट्ठा होता रहेगा। और अगर लीवर में बाइल इकट्ठा होता है तो बाइल भी लीवर के सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म से क्या होता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। अब ये दो तरह का होता है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। ये क्या होता है कि जो बाइल डक्ट है वो ऑटो इम्यून रीजंस के कारण, जो ऑटो इम्यून इसका कोज होता है, मतलब इम्यून सेल्स ही बाइल डक्ट के सेल्स को क्या करता है, अटैक करता है, बॉडी के ही इम्यून सेल्स। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, बाइल डक्ट का इसमें डैमेज होता है। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस क्या होता है, तो प्राइमरी ऑटो इम्यून है, सेकेंडरी क्या होता है, इसमें जो बाइल डक्ट है उसमें कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो जिसकी वजह से बाइल जो है वहां तक, गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंचेगा और लीवर को ही इंजरी कर देगा। तो ये ब्लॉकेज किस वजह से हो सकती है, ट्यूमर की वजह से हो सकती है, वहाँ कोई स्टोन है अगर बाइल डक्ट में तो उसके कारण हो सकती है, या फिर गॉल स्टोन्स के कारण हो सकती है। देन आता है ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। तो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं, काफ़ी ड्रग्स होते हैं जो कि लीवर में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि लीवर ने क्या करना है, टॉक्सिन फ्री करना है ब्लड को, तो डिटॉक्स करता है मेडिसिन को, टॉक्सिन्स को। तो कुछ जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, वो लीवर में ही टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, जिसको हिपैटोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं। अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज ली जाए, अगर पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हिपैटोटॉक्सिक होता है। जो एक सर्टेन अमाउंट पैरासीटामोल का होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वो लीवर सिरोसिस या फिर लीवर डैमेज कर सकता है। टॉक्सिक केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं लाइक अल्कोहल है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स है कई, जो कि लीवर को टॉक्सिसिटी देती हैं। देन आता है जेनेटिक डिसीज। कुछ जेनेटिक होते हैं जैसे कि विल्सन डिसीज, जिसमें कॉपर का बिल्डअप हो जाता है, ज़्यादा कॉपर बॉडी में बढ़ जाता है और रिलीज नहीं हो पाता, वो भी लीवर को डैमेज करता है। ऐसे ही हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, आयरन ओवरलोड, ये भी लीवर को डैमेज करता है। देन आता है कार्डियक सिरोसिस। अगर राइट साइड का हार्ट फेलियर हो गया, क्रॉनिक राइट साइड हार्ट फेलियर है, तो वो जो ब्लड है, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा से क्या है, ब्लड लीवर में ही आ रहा है वापस, राइट साइड हार्ट फेलियर है तो आगे ब्लड नहीं जा पा रहा अच्छे से, तो लीवर में बैक फ्लो हो रहा है ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड की कंजेशन हो जाएगी लीवर में, और विद टाइम क्या होगा, लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस हो जाएगा। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, देखो एक बात और, जो हमने नोड्यूल्स पढ़े हैं लीवर में, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो नोड्यूल्स और एक होता है मैक्रो नोड्यूल्स। माइक्रो नोड्यूल्स क्या होते हैं, जो 3 मिलीमीटर से कम साइज के होते हैं, मैक्रो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज के होते हैं। तो 3 मिलीमीटर के हैं अगर नोड्यूल्स या उससे कम है तो वो क्या है, माइक्रो नोड्यूलर है, जिसका मतलब है कि अभी अर्ली स्टेज है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लेट स्टेज है। अब यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, दो तरह में डिवाइड किए गए हैं, एक है कॉम्पनसेटेड सिरोसिस, एक है डीकॉम्पनसेटेड। कॉम्पनसेटेड नेम से क्लियर है कि अभी जो लीवर है वो कॉम्पनसेट कर पा रहा है, मतलब उसके जो कुछ टिश्यू है वो डैमेज हुए हैं, कुछ टिश्यू अभी भी बचे हैं जो कि फंक्शन कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेटेड सिरोसिस। डीकॉम्पनसेटेड क्या होता है कि मतलब बहुत सारे, जो ज़्यादातर जो टिश्यू है वो अब काम नहीं कर रहा, इसलिए जो लीवर का जो फंक्शन है ओवरऑल वो रिड्यूस हो गया। तो कॉम्पनसेटेड में क्या, लीवर डैमेज हुआ है लेकिन अभी भी वो कुछ फंक्शन कर रहा है क्योंकि कुछ टिश्यू बचे हैं उसके हेल्दी। तो ये इसके सिम्टम्स माइल्ड होंगे ऑफ कोर्स, जैसे कि थकावट, वीकनेस, भूख नहीं लगेगी, माइल्ड राइट अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जहाँ पर लीवर प्रेजेंट है वहाँ पर डिस्कम्फर्ट होगी उस लोकेशन में, स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन या फिर लीवर। अब डीकॉम्पनसेटेड क्या है, लीवर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत सारे जो टिश्यू हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ज़्यादातर टिश्यू लीवर का क्या हो गया है, स्कारिंग उसमें हो गई है, फाइब्रस हो गया है, हार्ड हो गया है। ये सीरियस और एडवांस स्टेज होती है। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं, मैंने बताया पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है, एसाइटिस होगा, मतलब कि एब्डोमेन में फ्लूइड का बिल्डअप होगा तो एब्डोमेन स्वॉलन हो जाएगा। शाइनी स्ट्रेच स्किन, क्योंकि फ्लूइड का बिल्डअप हो रहा है तो वो स्ट्रेच हो जाती है स्किन, तो स्किन
जो है एब्डोमेन की वो शाइनी और स्ट्रेच दिखती है। अम्बिलिकस बिकम फ्लैट, स्ट्रेचिंग की वजह से जो अम्बिलिकस एरिया है, जो नेवल है, वो फ्लैट दिखती है। देन आता है वेरिसियल ब्लीडिंग। अभी मैंने आपको बताया पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो ईसोफेगस की जो वेन्स हैं वो स्वॉलन हो जाएंगी और बर्स्ट भी हो सकती है, तो इसलिए ईसोफेजल वेराइसिस। अब अगर ईसोफेगस की वेन्स जो हैं वो स्वॉलन हुई हैं तो वो बर्स्ट भी हो सकती है, जिसके कारण वॉमिटिंग आ सकती है ब्लड की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोमेसिस। देन आता है गैस्ट्रिक वेराइसिस, स्टमक की वेन्स भी बल्ज आउट हो सकती हैं, स्वॉलन हो सकती हैं और अल्टीमेटली बर्स्ट हो सकती हैं। हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स हो सकते हैं, रेक्टम और एनस की वेन्स भी स्वॉलन हो सकती हैं। देन आता है कैपेट मेड्यूसे, ये क्या है, वेन्स विजिबल ऑन एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के ऊपर ये जो वेन्स जो स्वॉलन हो गई ये इजिली ये दिखेंगी, फूली हुई वेन्स दिखती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है। पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि बैकफ्लो होता है, या फिर जो ब्लड है वो दूसरी वेन्स के थ्रू निकलने की कोशिश करता है और हार्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरा क्या हो सकता है, स्प्लेनोमेगैली हो सकता है, स्प्लीन का साइज एनलार्ज हो जाएगा जिसकी वजह से प्लेटलेट का काउंट लो हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया क्यों हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, अमोनिया का लेवल इंक्रीज होना। अमोनिया का लेवल इंक्रीज क्यों होगा, मैंने आपको बताया है कि ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो अमोनिया निकलता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। अगर लीवर फंक्शन नहीं करेगा अमोनिया का बिल्डअप बढ़ेगा, जिससे ब्रेन में वो एंटर हो गया अगर अमोनिया, तो जिसको हेपैटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। फ्लैपिंग ट्रेमर, जिसको एस्ट्रेक्सिस भी बोलते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर्स क्या होता है, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट जो होते हैं, अगर हम उनको अपनी आर्म्स एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे तो उनके जो हैंड्स है वो इस तरह से ट्रेमर करेंगे, जिसको फ्लैपिंग ट्रेमर्स बोलते हैं। ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाएगी, अल्टीमेटली पर्सन कोमा में चला जाएगा। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्यों होगा, क्योंकि बिलीरुबिन प्रोसेस नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से येलो स्किन, स्क्लेरा आइज का जो है वो येलो हो जाएगा, यूरिन डार्क आएगा, पेल और क्ले कलर के स्टूल आएंगे, और अगर बिलीरुबिन एक्यूमुलेट होता है तो स्किन में इचिंग होती है बाइल सॉल्ट्स के एक्यूमुलेशन के कारण। देन आता है एडिमा, एडिमा हमने पढ़ लिया, एल्ब्यूमिन के कम लेवल के कारण फीट और एंकल्स और लेग्स में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, क्योंकि जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कहाँ होता है, ग्रेविटी की तरफ, तो लेग्स में स्वॉलन दिखेंगी लेग्स, उनमें एडिमा होगा। स्किन में क्या चेंजेस आएंगे, स्पाइडर एंजियोमास, तो स्पाइडर एंजियोमा क्या होता है, स्पाइडर लाइक रेड मार्क्स हो जाते हैं चेस्ट या फेस पे। पाल्मर एरिथमा क्या होता है, रेड कलर की पाम्स। अब ये क्यों होता है कि जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन को भी ब्रेकडाउन कौन करता है, लीवर करता है, तो वो नहीं कर पाता। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से वेजोडाइलेशन होती है, जो भी सुपरफिशियल जो वेन्स है वो डायलेट होने की वजह से ये दोनों साइंस आते हैं, मतलब रेड होना पाम्स का और स्पाइडर लाइक रेड जो मार्क्स बनते हैं चेस्ट और फेस पर। देन हार्मोनल चेंजेस, गायनेकोमेस्टिया मतलब मैन में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, एनलार्ज हो जाना। टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिस का एट्रोफी हो जाना, श्रंकन हो जाना। ये क्यों होता है, अगेन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन का हाई लेवल होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है, जिससे ये सिम्टम्स आते हैं। हिपैटिक फॉइटर क्या होता है, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट की जो ब्रेथ होती है वो अलग तरह की उसमें स्मेल होती है, जैसे फ्रूटी स्मेल होती है। कई लोग इसको डेड माउस स्मेल भी बोलते हैं। ये क्यों होता है, अगेन टॉक्सिन्स के बिल्डअप के कारण, जो कि फिर सांस में वो स्मेल आती है, जैसे कि अमोनिया या फिर और भी जो टॉक्सिन्स है उसके बिल्डअप के कारण। देन आता है हिपैटोरीनल सिंड्रोम। हिपैटोरीनल सिंड्रोम क्या होता है, लीवर सिरोसिस के पेशेंट को किडनीज भी फेल हो जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि किडनीज को भी प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। तो अगर लीवर सिरोसिस हो गया है तो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में भी जो टॉक्सिन्स है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लीवर के फंक्शंस देखने के लिए कि लीवर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट LFTs, इसमें फर्स्ट आता है ALT, जिसको एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज बोलते हैं। देन AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज बोलते हैं। तो ALT एंड AST क्या है, लीवर के एंजाइम्स है, कब रिलीज होते हैं, जब लीवर के टिश्यू डैमेज होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्ली स्टेज होगी तो ये एलिवेट दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे लीवर के जो टिश्यू हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट होगी, जैसे जैसे वो फाइब्रोसिस होगा तो लीवर के टिश्यू प्रोड्यूस इस एंजाइम को नहीं कर पाएंगे। तो जो लीवर सिरोसिस प्रॉपर, जिसको लीवर सिरोसिस है, उस केस में ये नॉर्मल दिखेंगे या फिर माइल्डली एलिवेटेड होंगे, ज्यादा एलिवेट नहीं होंगे।
तो इससे हम पक्का नहीं बता सकते कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस है या नहीं, क्योंकि अगर लीवर का टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो भी वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या फिर अर्ली स्टेजेस है तो इसका लेवल ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर टिश्यू में नेक्रोसिस हो चुकी है तो वो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। देन आता है ALP, दैट इज अल्कालाइन फोस्फेट। अगर ALP का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बाइल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोलेस्टेसिस है, मतलब कि बाइल खड़ा हुआ है वहां पर लीवर में, तो ये स्लाइटली एलिवेटेड होगा क्योंकि बाइल फ्लो इम्पेयर्ड हो जाता है लीवर सिरोसिस में। देन आता है CGT, जिसको गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज बोलते हैं। ये एंजाइम कब रिलीज होगा, ये देखने को कब मिलता है, कोहर रिलेटेड लीवर डिसीजेस में। देन आता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा सिरोसिस में, टोटल एंड डायरेक्ट बिलीरुबिन। देन एल्ब्यूमिन का लेवल लो देखने को मिलेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा क्योंकि क्लोटिंग नहीं हो पा रही, ब्लीडिंग हो रही है, तो इससे PTINR क्या है, ये टाइम लेगा ब्लड क्लोट होने में, इसलिए प्रोलॉन्ग होगा। CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट का काउंट लो होगा, WBCs RBCs का लो होगा और हीमोग्लोबिन का भी लो होगा। अब ये क्यों हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो ईजिली हो पा रही है, इसलिए भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। देन आता है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। तो ये फर्स्ट टेस्ट करते हैं सिरोसिस को कंफर्म करने के लिए। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या दिखता है, श्रंकन लीवर दिखता है, नोड्यूलर लीवर, नोड्यूल्स दिखते हैं लीवर में, स्प्लीन एनलार्ज दिखती है, पोर्टल वेन डायलेटेड दिखती है, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन हमने अभी पढ़ा था। देन डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम पोर्टल वेन में ब्लड फ्लो चेक करते हैं। फाइब्रोस्कैन भी लीवर का स्कैन होता है, ये नॉन इन्वेजिव होता है, ये भी लीवर की स्टिफनेस को देखने के लिए डिटेल स्कैन होता है, ये किया जाता है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी की जाती है वेरेसिस को चेक करने के लिए, कहाँ कहाँ पर जो वेन्स हैं वो स्वॉलन हुई है या फिर कोई बर्स्ट तो नहीं होगी वेन, ये देखने के लिए। लीवर बायोप्सी में लीवर का कुछ टिश्यू लिया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। लीवर बायोप्सी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, जिससे हमें पक्का पता लग जाता है कि जो लीवर के जो टिश्यू हैं वो वर्क नहीं कर रहे। तो उसमें हमें क्या दिखता है, फाइब्रोसिस दिखता है, नोड्यूल्स दिखता है और डिग्री ऑफ डैमेज पता चलता है कि कितना डैमेज हो चुका है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले है एसाइटिस मैनेजमेंट। जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है एब्डोमेन में या बेली में, उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं बॉडी से यूरिन के थ्रू। तो इसमें हम स्पाइरोनोलैक्टोन, फर्स्ट लाइन यही है क्योंकि ये पोटेशियम के लेवल को रिड्यूस नहीं होने देता बॉडी में, ये पोटेशियम स्पेयरिंग होता है। दूसरे क्या है, पोटेशियम को भी निकाल देते हैं बॉडी में, जैसे कि इसके साथ हम फ्रूजेमाइड यूज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन फ्रूजेमाइड क्या करता है, ये पोटेशियम को भी निकाल देता है, जिसको हम लेसिक्स भी बोलते हैं। तो इसलिए हमने पोटेशियम का लेवल मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट और वेट डेली देखना है, क्योंकि हमें यूरिन आउटपुट अच्छा चाहिए इसके साथ, तभी हमें पता लगेगा कि जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है बॉडी से, और वेट भी हमने देखना है कि रिड्यूस हो रहा है या नहीं। इसके साथ साथ फ्लूइड और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि फ्लूइड तो ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ऐसे पेशेंट को या तो ओनली 1 लीटर फ्लूइड या इससे भी कम ही अलाउड होता है पूरे दिन में, और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, सोल्ट भी कम लेना होता है क्योंकि सोल्ट और ज़्यादा वाटर की रिटेंशन करता है, तो वो भी कम लेना होता है। पैरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस क्या होता है, जो एब्डोमेन में जो फ्लूइड है उसको नीडल के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। इसमें हम एल्ब्यूमिन भी दे सकते हैं IV टू प्रिवेंट शॉक, ताकि ये नहीं कि सारा ही फ्लूइड बाहर आ गया एकदम बॉडी से। एल्ब्यूमिन दे सकते हैं साथ में, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में फ्लूइड को बना के रखेगा, तो शॉक से प्रिवेंट करने के लिए। देन आता है पोर्टल हाइपरटेंशन और वेरेसिस के लिए हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये जो पोर्टल वेन है इसमें प्रेशर को रिड्यूस करके रखता है। एंडोस्कोपी या फिर बैंड लाइगेशन भी करते हैं वेराइसिस के लिए। तो वेराइसिस में क्या होता है कि जो वेन्स है वो स्वोलन हो जाती हैं और वो अल्टीमेटली बर्स्ट भी कर सकती हैं स्वोलन होके, क्योंकि वो क्या है, वो इतना ब्लड का प्रेशर नहीं झेल सकती। तो इसमें हम क्या करते हैं, बैंड लगाते हैं, रबर बैंड डालते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू। तो ये जो रबर बैंड है ये क्या करता है, उन वेन्स तक ब्लड फ्लो को बिल्कुल कम कर देता है, जिससे धीरे धीरे ये जो वेन्स हैं वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती हैं और देन फॉल ऑफ हो जाती है, मतलब मर जाती हैं एक तरह से। जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, जो ब्लीडिंग का जो रिस्क है, इनका बर्स्ट होने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। अब क्या है, ये जो वेन्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इनके मरने से भी कोई ब्लड फ्लो पर असर नहीं पड़ता इतना। वैसे भी ये जो है वर्क इतने अच्छे से नहीं कर पा रही होती वेराइसिस के कारण।
अगर एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग हो गया है, मतलब अगर ये जो वेरिसेस जो बने हैं अगर ये बर्स्ट हो गए, इनसे ब्लीडिंग हो गई है, तो क्या देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड इन्फ्यूजन देते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड इंजेक्शन क्या करता है, हीमोस्टेसिस करता है और ब्लीडिंग को रोकता है। देन आता है बैंड लाइगेशन, अगेन ये प्रोसीजर कर सकते हैं एंड साथ में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो ये इमरजेंसी कंडीशन होती है अगर ये बर्स्ट हो जाती हैं वेरिसेस। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी के लिए क्या करते हैं, अगर ब्रेन में अमोनिया एंटर हो गया है तो लैक्टुलोज सिरप देते हैं। तो लैक्टुलोज सिरप क्या करता है, ये स्टूल्स को पास करने में हेल्प करता है इजीली। तो जो अमोनिया है वो उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है बेसिकली ये। तो अमोनिया बाहर निकल जाता है, स्टूल्स जो है 2 to 3 टाइम्स अ डे आने चाहिए इसमें लैक्टुलोज सिरप में, तो जिसके थ्रू अमोनिया जो बॉडी से बाहर निकल जाता है। साथ में रिफेक्सिमिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये हेल्प करती है अमोनिया को बाहर निकालने में बॉडी से, या फिर जो अमोनिया प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल करने में हेल्प करती है। देन आता है जॉन्डिस, अगर जॉन्डिस है तो उसमें जो इचिंग हो रही है बॉडी में उसके लिए कॉलेस्टाइरामिन देते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, अब जो लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट है, एक तो उनमें फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है बॉडी में। फ्लूइड बिल्डअप के कारण क्या होता है, जैसे कि जो साइटिस हो रहा है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में कुफर सेल्स जो हैं वो भी वर्क नहीं कर पा रहे, तो और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोटीन्स नहीं बन रहे तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो जरूर लेंगे। कोगुलेशन प्रॉब्लम, क्योंकि ब्लीडिंग ईजिली हो सकती है, प्लेटलेट कम है और ऊपर से क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे, विटामिन के नहीं बन रहा, तो विटामिन के इंजेक्शन दे सकते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं ताकि जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो दिए जा सके पर्सन को। लीवर ट्रांसप्लांट, लास्ट में ओनली सॉल्यूशन क्या बचता है लीवर सिरोसिस में, लीवर ट्रांसप्लांट। जनरल मैनेजमेंट क्या होगी, अल्कोहल को कंप्लीटली स्टॉप करना है, तो अल्कोहल एब्स्टिनेंस इनको करना होता है पेशेंट को। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग को अवॉइड करना है, जो भी अगर पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है या फिर पैरासीटामोल ज़्यादा ले रहा है या और कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो वो हमको देखना है कौन सी मेडिसिन पर है पेशेंट और वो अवॉइड करनी है। उसके बाद वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो वो पर्सन को ज़रूर लेनी है। इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकल के लिए वैक्सीनेशन लेनी है, क्यों लेनी है, क्योंकि ये पर्सन प्रोन टू इन्फेक्शन है, तो पहले से ही अगर जिसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो ले लेनी है ताकि पर्सन को ये इन्फेक्शन ना हो और ज़्यादा जो लीवर है उसमें डैमेज ना हो। डाइटरी मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, लो सोडियम डाइट लेनी होती है क्योंकि फ्लूइड रिटेन करता है सोडियम, तो फ्लूइड तो पहले ही हो रहा है, एसाइटिस हो रहा है बॉडी में। एडिक्वेट कैलोरीज और हाई कार्ब लेने हैं, देखो कार्ब और कैलोरी ज़्यादा लेनी है क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना बॉडी को। अब प्रोटीन बंद कर देना है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड कर देना है या बहुत कम लेना है, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमोनिया बन रहा है और अमोनिया को ही जो लीवर है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए ताकि हिपैटिक एंसेफेलोपैथी ना हो। प्रोटीन नहीं देना है इसमें। एडीमा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लेग्स को एलिवेट करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे, लो सॉल्ट डाइट देंगे और वेट को डेली मॉनिटर करेंगे। सो आई होप आपको लिवर सिरोसिस क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।